हेलो फ्रेंड्स, क्रेज़ी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। तो हमने ओल्ड एनसीईआरटी से स्टार्ट किया है सिक्स क्लास हिस्ट्री की, जिसका पार्ट 4 है ये। और हम मगध किंगडम तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 3 में। तो अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले उन्हें देखिए। और ये क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्म में हम कर रहे हैं ताकि आपका रिवीजन वगैरह भी आगे ईजिली हो पाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये अब हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मगध केम अंडर मौर्यस। मगध मौर्यस के अंडर आया कैसे। तो 4th सेंचुरी बीसी में मगध जो था वो इनएफिशिएंट नंदा रूलर्स के अंडर था। ठीक है, वो काफ़ी इनएफिशिएंट थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ कलेक्ट कर लिया था टैक्सेस में। उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन वो काफ़ी अनपॉपुलर थे। तो इसलिए उस टाइम पे इस किंगडम को जीतना इतना कठिन नहीं था। तो उस दौरान एक ब्राह्मण मिनिस्टर चाणक्य, नाम आप सबने सुना होगा, कौटिल्य भी कहते हैं उन्हें, उन्होंने एक यंग प्रिंस चंद्रगुप्ता को ट्रेन किया, जिसने फिर अपनी खुद की आर्मी ऑर्गेनाइज की और नंदास को ओवरथ्रू किया। ये ब्रैकेट में जो A1 A2 आएगा, ये आखिरी में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैं आपको पिक आगे आएगी, तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हैं। उनके आंसर्स की हिंट आपको यहाँ मिल जाएगी। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ पंजाब व्हेन चंद्रगुप्ता कॉन्कर्ड इट। तो पंजाब को 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, लेकिन 3 साल बाद 323 बीसी में वो मर गए थे। और फिर पंजाब जो था अब इट वॉज बींग रूल्ड बाय ग्रीक गवर्नर्स लेफ्ट बिहाइंड बाय हिम। ठीक है, तो जो ग्रीक गवर्नर्स अलेक्जेंडर ने छोड़े थे वो पंजाब में रूल कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया। तो कुछ जो नॉर्दर्न एरियाज थे वो पर्शियन एम्पायर में इंक्लूडेड थे, जो कि एक्यूमिनेट रूलर्स के अंडर आता था। तो अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्परर को ओवरथ्रो कर दिया था और पूरा एम्पायर ले लिया था। ठीक है, तो इसकी वजह से इंडिया का जो ये वाला हिस्सा था पंजाब वाला, वो भी उसके अंडर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड चंद्रगुप्त मौर्य एक्सपैंडेड हिज एम्पायर। तो पूरा पंजाब तो कॉन्कर कर लिया, तो उसके बाद में एक्सट्रीम नॉर्थ का जो लैंड था वहाँ पे चंद्रगुप्ता ने फाइट की थी विद ग्रीक जनरल सिल्यूकस निकेटर, ये नाम याद रखना। और 303 बीसी में उन्हें डिफीट किया था। तो ही अक्वायर्ड द टेरिटरी अक्रॉस इंडस, यानी जो मॉडर्न अफगानिस्तान वाला भी पार्ट आता है वो उसको भी अक्वायर कर लिया। और ये जो सिल्यूकस निकेटर की फैमिली थी, इन्हीं की डॉटर के साथ में उनका मैरिज अलायंस भी हुआ था। इसके अलावा ही ऑल्सो कॉन्कर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो जो 25 साल का उनका रूल था उसके एंड में आते आते नॉर्थ इंडिया तो मेनली मौर्यस के अंडर आ चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक और चीज़ है कि ये बाद में जैन एसेटिक बन गए थे और अपने बेटे बिंदुसार के लिए इन्होंने थ्रोन छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एक्सपीडिशंस ऑफ बिंदुसार। अब बिंदुसार ने क्या किया, तो उन्होंने सबसे पहली बार डेक्कन प्लेटो को कॉन्कर किया, पूरा मैसूर तक। अब इस टाइम पे मौर्यन एम्पायर में लगभग पूरा इंडिया आ चुका था और कौन से रीजन्स बचे थे, वो था कलिंगा, जो कि आज का मॉडर्न उड़ीसा वाला पार्ट है। और वो क्यों नहीं ले पाए थे, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे टुवर्ड्स मौर्यास। और इसके अलावा एक्सट्रीम साउथ का रीजन बचा था, तो उनको कॉन्कर करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज दीज किंगडम्स वर वेरी फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द रूल इन द टाइम ऑफ अशोका। तो अशोका के टाइम पे रूल कैसा रहा। तो सबसे पहली बात ही डिसाइडेड टू कॉन्कर कलिंगा। तो कलिंगा ही अभी मेन बचा हुआ था। तो वॉर हुआ काफ़ी ज़्यादा, उसमें लॉसेस हुए। और तो उस टाइम पे अशोका ने देखा वुंडेड और डाइंग सोल्जर्स, और फिर सोल्जर्स के मरने के बाद उनकी फैमिली, बच्चे और विमेन में अनहैप्पीनेस देखी। तो उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड किया कि और वॉर्स नहीं होंगे। और अगले 30 साल तक फिर कोई भी वॉर नहीं हुआ था और वो परसुएट करते रहे लोगों को कि पीस में रहें। और ये पहली बार था, याद रखिएगा, दिस वाज द फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट द होल कंट्री वाज अंडर अ सिंगल रूलर। ओके। और अशोका इज दैट इज वाई कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ इंडिया। ओके। हाउ डिड अशोका स्प्रेड हिज आइडियाज। तो
अपनी रेन के 12 साल में, रूल के 12 साल के बाद उन्होंने एडिक्ट्स इशू करना चालू कर दिया था ऑन मैटर्स सच एज रिलीजन, गवर्नमेंट एंड पीपल्स बिहेवियर टुवर्ड्स वन अनदर। ये जो एडिक्ट्स थे इनको सारे प्रोविंसेस में भेजा जाता था जहाँ पे वो रॉक्स और पिलर्स में इनग्रेव किए जाते थे, ताकि लोग वहाँ पे फिर जमा होकर उनको पढ़ते और जान पाते कि उनका जो राजा है वो क्या सोचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोका का धम्मा क्या था। ओके तो धम्मा, पहली बात तो ये याद रखना कि एक प्रकृत फॉर्म ऑफ संस्कृत वर्ड है धर्म। ठीक है, तो प्रकृत आपको पता है कॉमन लैंग्वेज थी जो लोग वहाँ पे बोलते थे। ओके एंड संस्कृत वाज द लैंग्वेज ऑफ एजुकेटेड क्लास। ओके तो हालांकि अशोका बुद्धिज़्म को पॉपुलर करना चाहता था, ही हिमसेल्फ वॉज अ बुद्धिस्ट, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा बिलीव करता था इन हाई आइडियल्स, जिससे कि लोग पीसफुल और वर्चुअस लाइफ को लीड कर सकें, एंड दिस वॉज द धम्मा। तो धम्मा को उन्होंने एक्सप्लेन जो किया है वो एडिक्ट्स में किया है, जो कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, प्रकृत। याद करना, ब्रह्मी में लिखा हुआ लैंग्वेज प्रकृत है। ओके और वो चाहते थे, इसके अलावा उनका क्या धम्मा के और क्या दूसरे प्रिंसिपल्स थे कि सारे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, बुद्धिस्ट, जैन और ब्राह्मण, ये उस टाइम पे आपस में ना इनके बीच में काफ़ी टसल चलता था। तो ये चाहते थे कि ये सब आपस में एक साथ रहें, पीसफुली रहें और टॉलरेंट तरीके से रहें, और जो यंगर पीपल है वो बड़ों की रिस्पेक्ट करें, उनको ओबे करें, बच्चे भी अपने पेरेंट्स का कहा माने। मास्टर्स जो हैं, उस टाइम पे ये था कि स्लेव्स वगैरह ज़्यादा उस टाइम पे भी चलते थे, तो बहुत गंदे से ट्रीट करते थे, तो मास्टर शुड बी काइंड एंड जेंटल टू द सर्वेंट्स। उसके अलावा वो चाहते थे कि किलिंग ऑफ मैन एंड एनिमल्स रोक दी जाए। तो जो रिलीजियस सेरेमनीज़ में उस टाइम पे लोग बलि वगैरह चढ़ाते थे जानवरों की, तो उसके लिए मना कर दिया था। और नॉट डिड ही लाइक पीपल टू ईट मीट। तो कहा जाता है कि खुद जो राजा था उस टाइम पे उनके रेस्टोरेंट में डेली 2 पीकॉक और 1 डियर मार के मतलब पकाया जाता था, तो वो उन्होंने पूरी तरीके से बंद करवा दिया था। ओके एंड ही वांटेड पीपल नॉट टू फाइट ओवर लैंड एंड रिलीजन, ताकि एम्पायर में यूनिटी बनी रहे। ओके सो दीज आर द क्वेश्चंस, तो आप इजीली अब इनको कर पाओगे, हिंट्स मैंने ऊपर दे दी हैं। लेट्स मूव अहेड। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और कल्चर पे। तो गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्यन आर्ट। तो मैंने पहले ही बताया एडिक्ट्स जो थे उनको इंस्क्राइब किया गया था रॉक्स और टॉल पिलर्स पे, जो कि सैंडस्टोन के बने हुए रहते थे। पिलर्स को बहुत ज़्यादा पॉलिश किया जाता था, और मतलब इतना पॉलिश करते थे कि जब उनके ऊपर सन शाइन करता था तो वो गोल्डन दिखते थे। और हर पिलर के ऊपर एक एनिमल कार्व्ड रहता था, जो कैपिटल भी जिसको बोलते हैं, तो वो अक्सर एलिफेंट, लायन या हॉर्स रहता था। और जो सारनाथ पिलर है उस पर 4 लायंस कार्व्ड हैं, और ये डिज़ाइन को ही फिर नेशनल एम्बलम में लिया गया था आफ्टर इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन आइडिया ऑफ अशोकाज एडमिनिस्ट्रेशन। तो अशोका मानते थे दैट अ किंग शुड ट्रीट हिज सब्जेक्ट्स एज अ फादर ट्रीट्स हिज चिल्ड्रन। जैसे एक बाप अपने बच्चों की देखभाल करता है, उस तरीके से ही एक राजा को अपने सब्जेक्ट्स की देखभाल करनी चाहिए। एंड उनके एडिक्ट्स में अक्सर ये लिखा हुआ रहता था, ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, काफ़ी अच्छे रोड्स बनाए थे टाउन्स को आपस में लिंक करने के लिए, और पूरे रोड के अलॉन्ग शेडी ट्रीज़ लगाए थे, ताकि जो राहगीर वगैरह होते थक जाते हैं उनको वहाँ पे वो रेस्ट कर सकें। फिर वेल्स डिग करवाए थे काफ़ी सारे पानी के लिए, ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट हाउसेस बनवाए थे, हॉस्पिटल्स खुलवाए थे दोनों के लिए, सिक मैन और एनिमल्स के लिए, और काफ़ी ज़्यादा पैसा वो चैरिटी में भी देते थे। एंड ही रूल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनमें उनके पास में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते थे, जो कि एडवाइस करने के लिए रहते थे, और ऑफिसर्स रहते थे टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स। एम्पायर जो था वो 4 बड़े प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिनको वाइसरॉय रूल करते थे। प्रोविंसेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट आते थे, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्रुप ऑफ विलेजेस। ओके तो जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स थे वो लॉ एंड ऑर्डर देखते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और जजेस की तरह भी काम करते थे। और उनको स्पेशली ये ऑर्डर मिला हुआ था कि वो लीनियंस ही बरते हैं अपने जजमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स थे वो पूरा अमाउंट जो कलेक्ट किया गया उसका रिकॉर्ड रखते थे।
विलेजेस के ऑफिसर्स क्या करते थे, वो रिकॉर्ड रखते थे मैन एंड एनिमल्स का और लोअर लेवल पे टैक्सेस कलेक्ट करके हायर ऑफिशियल्स को देते थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड था और हर डिपार्टमेंट का जो चीफ रहता था या सुपरिंटेंडेंट रहता था वो पाटलिपुत्र में रहता था, ठीक है। फिर इसके अलावा धर्म महामात्रास थे जो कि स्पेशल ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स थे जो पूरी कंट्री में ट्रैवल करते थे लोगों की कंप्लेंट सुनने के लिए और उनको परसुएट करते थे धर्मा को फॉलो करने के लिए। जो सिटी थी उसको काउंसिल और 6 बोर्ड एडमिनिस्टर करते थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, ओके। तो इस तरीके से एक्चुअली क्या था कि राजा को पूरा पता रहता था कि उनके एम्पायर में क्या चल रहा है, ओके। हाउ आर अशोकाज रिलेशंस विथ नेबरिंग कंट्रीज, तो काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस थे अगर वन वर्ड में डिफाइन किया जाए तो। फिर क्या क्या उन्होंने इसके लिए किया था, तो मिशंस भेजे थे, जैसे आज की डेट में एम्बेसडर्स जाते हैं उसी तरीके से मिशंस भेजे थे ग्रीक किंग्स को वेस्ट एशिया में। और एक उनकी जो एडिक्ट है उसमें सारे राजाओं के, ग्रीक राजाओं के नाम भी हैं। फिर उन्होंने अपने बेटे महिंद्रा को भी भेजा था सिलोन बुद्धिज़्म को प्रीच करने के लिए। तो जो सिलोन का राजा था वो भी बुद्धिस्ट बन गया था और उसको खास अफेक्शन था अशोका के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द 2 मेन लिटरेरी सोर्सेज दैट डिस्क्राइब द मौर्यन पीरियड, ओके। तो पहला है अर्थशास्त्र और दूसरा है इंडिका। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है। कौटिल्य की पोजीशन क्या थी अगर कोई पूछे तो याद रखिएगा वो प्रधानमंत्री पीएम थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और इन्होंने बेसिकली अर्थशास्त्र में बताया है कि कैसे एक गुड गवर्नमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, ओके। और दूसरी जो किताब है इंडिका, ये मेगास्थीन्स ने लिखी है, वॉज द एम्बेसडर ऑफ सिल्यूकस निकेटर। तो ग्रीक में लिखी हुई ये किताबें याद रखना, इंडिका बाय मैगजीन्स इन ग्रीक। और इसमें उन्होंने क्या क्या बताया कि पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ी और ब्यूटीफुल सिटी थी सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग वॉल्स। हाउसेज जो थे लकड़ी के बने होते थे और किंग का जो पैलेस था, महल था, वो स्टोन का बना हुआ था। वो कोर्ट और जिस लग्जरी में राजा रहता था उससे मैगजीन्स काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने देखा कि किंग वॉज ऑलवेज रेडी टू लिसन टू एनी ऑफ द कंप्लेंट्स ऑफ हिज पीपल। चंद्रगुप्त की एक बहुत बड़ी आर्मी थी बिकॉज ऑफ मैनी वॉर्स ही फॉट और काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस का जो पार्ट था वो अपनी आर्मी पे खर्च करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सोसाइटी। तो मेगास्थीन्स के अनुसार ज़्यादातर जो लोग थे वो फार्मर्स थे जिनका खुद के खेत रहते थे या फिर वो राजा के लिए काम करते थे। तो ये भी गांव में रहते थे और हर्ड्समैन और शेफर्ड्स भी गांव में रहते थे। इसके अलावा जो क्राफ्ट्समैन थे जैसे वीवर्स, कारपेंटर्स, स्मिथ्स, पॉटर्स, तो ये हमने देखा है कि क्राफ्ट सेंटर्स बने थे और किस तरीके से उसके अराउंड टाउन्स ग्रो किए थे। तो ये सब टाउन्स में रहते थे, ओके। तो कुछ क्राफ्ट्समैन जो थे वो फ्री में किंग के लिए भी काम करते थे। ये चीज़ भी हम मगध में ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश करता था। मर्चेंट्स जो थे वो मर्चेंडाइज को पूरे हर पार्ट में लेके जाते थे। सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉय किए गए थे जो कि वेल पेड थे और कंफर्टेबल लाइफ उनको मिलती थी। और ऑफिसर्स जो थे, मिनिस्टर्स, सुपरिंटेंडेंट्स वगैरह, वो टाउन्स और विलेजेस दोनों में काम करते थे। ब्राह्मण, बुद्धिस्ट, जैन मॉन्क जो थे वो कम थे, लेकिन मतलब एज़ कम्पेयर टू क्राफ्ट्समैन और इन सब के फार्मर्स वगैरह के, ये मॉन्क्स जो थे वो कम थे, लेकिन हर कोई इनकी रिस्पेक्ट करता था और इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द मौर्यन एम्पायर केम टू एन एंड। तो 100 साल से थोड़े से ज़्यादा साल ही ये मौर्यन एम्पायर लास्ट किया था। और इसके रीजंस क्या थे, कई सारे रीजंस है। पहला रीज़न है कि जो अशोका के बाद के रूलर्स थे वो काफ़ी वीक थे और वो एम्पायर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। और जो कई सारे रीजन्स थे एम्पायर के वो एक दूसरे से कट ऑफ हो गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा उनमें डिस्टेंस था। हमने बोला कि पहली बार था पूरा इंडिया आ गया था और उस टाइम पे कम्युनिकेशन वगैरह के चैनल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो एडमिनिस्ट्रेशन और कम्युनिकेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था और एक्सपेंसिव भी था बड़ी आर्मी और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को रखना। तो फिर बाद के जो मौर्यन किंग्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इतने एफिशिएंट नहीं थे कि वो सही से टैक्सेस कलेक्ट कर पाए इन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। और जिसकी वजह से क्या अभी हम देखेंगे कि स्लोली प्रोविंसेस जो थे वो टूटने लगे और फिर इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनते गए, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ डिसयूनिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो 100 साल पहले ही जो चंद्रगुप्त ने ग्रीक किंग्स को डिफीट किया था, हमने देखा था,
तो उसके बाद में ही मतलब 100 साल के बाद में अब अटैक था फ्रॉम बैक्ट्रियन ग्रीक किंग्स ऑन एन इंडियन किंग ऑफ नॉर्थ वेस्ट। और ये जो इंडियन किंग था नॉर्थ वेस्ट का, ये बैक्ट्रियन किंग को अलोन मतलब उसको फेस करना पड़ा, कोई भी उसको हेल्प नहीं आई थी, जिसकी वजह से वो डिफीट हो गया था। और 20 साल बाद 185 बीसी में मौर्यन किंग वॉज ओवरथ्रोन बाय पुष्यमित्र शुंगा, जिसने फिर शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट करी थी मगध में। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस एंड दैट वाज ऑल फ्रॉम द मौर्यन एम्पायर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस जो हैं उनको पहले के अगर आपने नहीं देखे तो उनको देखते रहिए। एंड दैट इज़ ऑल, स्टे क्रेजी, थैंक यू।